नमस्कार साथियों, आपका दिल से स्वागत है हमारे आज के विशेष पॉडकास्ट में, जिसका शीर्षक है अखंड भारत की एक झलक, एक रहस्य, एक चेतना। मैं हूं आपका नाम और आज हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो न केवल इतिहास के पन्नों में छिपी हुई है, बल्कि हमारी चेतना में गहराई तक समाई हुई है। जब हम अखंड भारत कहते हैं तो यह केवल एक भूगोल नहीं, एक नक्शा नहीं, बल्कि एक जीवंत भावना है, एक ऐसा विचार जो हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों की चेतना में संजोया गया है। यह वह भारत है जिसकी सीमाएं केवल सीमाओं तक सीमित नहीं थीं, बल्कि इसकी आत्मा हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और श्रीलंका तक पसरी हुई थी। प्राचीन भारत में जब सम्राट अशोक के चरण इस भूमि के कोने कोने में पड़े, तब उन्होंने युद्ध को नहीं, बुद्ध के करुणा के पथ को अपनाया। क्या आप जानते हैं कि आज का नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत, ये सभी क्षेत्र किसी न किसी रूप में उस अखंड भारत का हिस्सा थे, जो एक साझा संस्कृति, भाषा, परंपरा और आध्यात्मिक सोच से बंधा हुआ था। इस अखंड भारत की सबसे बड़ी विशेषता थी सांस्कृतिक एकता। एक समय था जब भारत में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, पर वे एक दूसरे की आत्मा को समझते थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत जैसी भाषाएं पूरे उपमहाद्वीप में ज्ञान का माध्यम थीं। रामायण और महाभारत केवल भारत के भीतर नहीं, बल्कि नेपाल, थाईलैंड, बाली, श्रीलंका जैसे देशों में भी गाई और मानी जाती थीं। राम के वनवास की कथा, सीता का अपहरण और रावण की लंका, ये सिर्फ एक धर्म ग्रंथ की बातें नहीं थीं, ये हमारी सभ्यता की साझी स्मृतियां थीं। श्रीलंका में आज भी अशोक वाटिका का स्मरण किया जाता है और नेपाल में जनकपुर आज भी माता सीता के जन्मस्थान के रूप में पूजनीय है। साथियों, अखंड भारत का रहस्य सिर्फ संस्कृति में नहीं, धर्म और अध्यात्म में भी छिपा है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो आज नेपाल में है। गुरु नानक देव ने अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक की यात्रा की। महावीर स्वामी और शंकराचार्य ने इस पूरी भूमि को साधना की धरती बनाया। यह भूमि केवल राजनीतिक सत्ता का केंद्र नहीं थी, यह एक ज्ञान भूमि थी। यहां हर पर्वत एक तीर्थ था, हर नदी एक मां थी, हर गांव में मंदिर, स्तूप या गुरुद्वारा था। यहां पूजा के तरीके भिन्न हो सकते थे, पर भावना एक थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब सम्राट विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य बढ़ा, तब उन्होंने केवल सैनिक अभियान नहीं किए, उन्होंने ज्ञान, न्याय और लोक कल्याण की स्थापना की। चाणक्य का अर्थशास्त्र और राजनीति भी इसी अखंड भारत के दर्शन पर आधारित थी कि राज्य का उद्देश्य केवल शक्ति नहीं, बल्कि सेवा है। लेकिन समय की रेखा सदा सीधी नहीं चलती। हम सब जानते हैं कि इतिहास में कई ऐसे मोड़ आए जब इस अखंडता पर चोट हुई। विदेशी आक्रमण हुए, राजनैतिक शक्तियां बंटीं और धीरे धीरे यह अखंड भारत खंड खंड होता गया। पर क्या सचमुच यह खंडित हो गया? नहीं, क्योंकि सीमाएं बदल सकती हैं, लेकिन संस्कार नहीं। धरोहरें छिन सकती हैं, पर स्मृतियां नहीं। राजनीति अलग हो सकती है, पर परंपराएं नहीं। भारत का विभाजन 1947 में हुआ और उसके साथ पैदा हुआ एक भावनात्मक शून्य, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे राष्ट्र अलग हुए। लेकिन आज भी वहां की भूमि पर वही महोत्सव, वही संगीत, वही भावनाएं जीवित हैं। लाहौर की गलियां आज भी उर्दू के साथ साथ संस्कृतनिष्ठ शब्दों की छाया में सांस लेती हैं। ढाका के उत्सवों में आज भी दुर्गा पूजा का उल्लास गूंजता है। और यही है अखंड भारत की झलक का सबसे बड़ा रहस्य। यह केवल भौगोलिक विस्तार नहीं, एक अदृश्य बंधन है। हमारे त्योहार, हमारी भाषा, हमारा साहित्य, हमारी प्रार्थनाएं, ये सब उस चेतना का हिस्सा हैं जो कभी बांटी नहीं जा सकती। अब सवाल उठता है, क्या अखंड भारत फिर से संभव है? शायद सीमाओं के रूप में नहीं, शायद राजनीतिक रूप से नहीं, पर सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और मानवता के स्तर पर यह विचार आज भी जीवित है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारत एक बार फिर उठेगा और पूरे विश्व को मार्ग दिखाएगा। अरविंदो घोष ने लिखा था कि भारत की आत्मा को कोई नहीं बांट सकता और एक दिन यह चेतना फिर जागेगी। आज जब हम डिजिटल युग में हैं, जब सोशल मीडिया, इंटरनेट और शिक्षा के माध्यम से हम फिर से जुड़ रहे हैं, तो यह अखंडता फिर से उभरती दिखती है। भारत
नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी देशों के लोग एक दूसरे के त्योहार मना रहे हैं, एक दूसरे की भाषा सीख रहे हैं, और यह दिखाता है कि अखंड भारत की आत्मा अब भी जीवित है। साथियों, अखंड भारत कोई भू राजनीतिक सपना नहीं, यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। यह एक प्रयास है बांटने की नहीं, जोड़ने की। यह एक दृष्टि है अलगाव की नहीं, समावेश की। और यह तभी संभव है जब हम अपनी जड़ों को पहचानें, अपने अतीत से जुड़े रहें और एक साझा भविष्य की कल्पना करें। इसलिए आइए हम सब मिलकर अखंड भारत की उस चेतना को फिर से जागृत करें, जहां हर धर्म का सम्मान हो, जहां हर संस्कृति को स्थान मिले, जहां हर व्यक्ति यह महसूस करे कि वह एक विराट परंपरा का उत्तराधिकारी है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। यदि यह विचार आपको छू गया हो तो इसे अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि परिवर्तन तभी आता है जब चेतना एक होती है। मैं आपका नाम फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।